आज सुनाने जा रहे हैं हम आपको मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी डिक्री के रुपए। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। नईम और कैलाश में इतनी शारीरिक, मानसिक और सामाजिक अभिन्नता थी जितनी दो प्राणियों में हो सकती है। नईम दीर्घकाल विशाल वृक्ष था, कैलाश बाग का नाजुक पौधा। नईम को क्रिकेट, फुटबॉल, सैर और शिकार का शौक था, कैलाश को पुस्तकावलोकन का। नईम एक विनोदशील, वाक्चतुर, निर्द्वंद, हास्यप्रिय, विलासी युवक था। उसे कल की चिंता कभी ना सताती थी। स्कूल उसके लिए खेलने का स्थान था और कभी कभी बेंच पर खड़े होने का। इसके प्रतिकूल कैलाश एक एकांत प्रिय, आलसी, व्यायाम से कोसों भागने वाला, आमोद प्रमोद से दूर रहने वाला, चिंताशील, आदर्शवादी जीव था। वह भविष्य की कल्पनाओं से चिंतित रहता था। नईम एक सुसंपन्न उच्च पदाधिकारी पिता का पुत्र था। कैलाश एक मामूली व्यवसायी के कई पुत्रों में से एक। उसे पुस्तकों के लिए ज्यादा पैसा ना मिलता था, मांग मांग कर वह काम निकालता रहता था। एक के लिए जीवन आनंद का स्वप्न था और दूसरे के लिए विपत्तियों का बोझ। पर इतनी विषमताओं के होने के बावजूद उन दोनों में गहरी दोस्ती और निस्वार्थ विशुद्ध प्रेम था। नईम की खातिर से कैलाश कभी कभी स्वच्छ निर्मल वायु का सुख उठा लिया करता। कैलाश की खातिर से नईम भी कभी कभी भविष्य के स्वप्न देख लिया करता था। नईम के लिए राज्यपद का द्वार खुला हुआ था, भविष्य का कोई अपार समुद्र ना था। कैलाश को अपने हाथों कुआं खोदना, पानी पीना था। भविष्य एक भीषण संग्राम था जिसके स्मरण मात्र से उसका चित्त अशांत हो उठता था। कॉलेज से निकलने के बाद नईम को शासन विभाग में एक उच्च पद प्राप्त हो गया। यद्यपि वह तीसरी श्रेणी में पास हुआ था, कैलाश प्रथम श्रेणी में पास हुआ था, किंतु उसे बरसों एड़ियां रगड़ने, खाक छानने और कुआं झांकने पर भी कोई काम ना मिला। यहाँ तक कि लाचार होकर उसे अपनी कलम का सहारा लेना पड़ा। उसने एक समाचार पत्र निकाला, एक ने राज्याधिकार का रास्ता लिया जिसका लक्ष्य धन था, दूसरे ने सेवा मार्ग का सहारा लिया जिसका परिणाम ख्याति और कष्ट और कभी कभी हवालात या जेल होता है। नईम को उसे दफ्तर के बाहर कोई ना जानता था, किंतु बंगले में रहता, मोटर गाड़ी पर हवा खाता, थिएटर देखता और गर्मियों में नैनीताल की सैर करता था। कैलाश को सारा संसार जानता था, पर उसके रहने का मकान कच्चा था। सवारी के लिए अपने पांव थे, बच्चों के लिए दूध भी मुश्किल से मिलता, साग भाजी में काट कपट करना पड़ता। नईम के लिए सबसे बड़े सौभाग्य की बात उसकी संतान वृद्धि थी, जो उसे पनपने ना देती थी। दोनों मित्रों में पत्र व्यवहार होता रहता था, कभी कभी दोनों में भेंट भी हो जाया करती थी। नईम कहता था, यार तुम ही मजे में हो, देश और जाति की कुछ सेवा तो कर रहे हो। यहाँ तो पेट पूजा के सिवा और किसी के काम के ना हुए, पर यह पेट पूजा उसने कई दिनों की कठिन तपस्या से हृदयंगम कर पाई थी और उसके प्रयोग के लिए ढूंढता रहता था। कैलाश खूब समझता था कि यह केवल नईम की विनयशीलता है। यह मेरी कुदशा से दुखी होकर मुझे उस उपाय से सांत्वना देना चाहता है, इसीलिए यह अपनी वास्तविक स्थिति को उससे छिपाने का विफल प्रयत्न किया करता। विष्णुपुर की रियासत में हाहाकार मचा हुआ था। रियासत के मैनेजर की अपने बंगले में ठीक दोपहर के समय सैकड़ों आदमियों के सामने हत्या कर दी गई। हालांकि खूनी भाग गया था, पर अधिकारियों को शक था कि कुंवर साहब की दुष्प्रेरणा से ही वह हत्याभिनय हुआ है। कुंवर साहब अभी बालिग ना हुए थे। रियासत का प्रबंध कोर्ट ऑफ वार्ड द्वारा होता था। मैनेजर पर कुंवर साहब की देख रेख का भार भी था। विलास प्रिय कुंवर साहब को मैनेजर का हस्तक्षेप बहुत ही बुरा मालूम होता था। दोनों में बरसों से मनमुटाव था, यहाँ तक कि कई बार प्रत्यक्ष कटु वाक्यों की नौबत भी आ पहुंची थी। अतएव कुंवर साहब पर शक होना लाजमी था। इस घटना का अनुसंधान करने के लिए जिले के हाकिम ने मिर्जा नईम को नियुक्त किया। किसी पुलिस कर्मचारी द्वारा तहकीकात कराने में कुंवर साहब के अपमान का भय था। नईम को अपने भाग्य निर्माण का सुनहरा अवसर प्राप्त हुआ। वह न त्यागी था न ज्ञानी, सभी उसके चरित्र की दुर्बलता से परिचित थे। अगर कोई ना जानता था तो हुक्काम लोग। कुंवर साहब ने मुहमागी मुराद पाई। नईम जब विष्णुपुर पहुंचा तो उसका असामान्य आदर सत्कार हुआ, भेंटें चढ़ने लगी। अर्दली के चपरासी, पेशकार, रईस, बावर्ची, खिदमतगार, सभी के मुंह तर और मुट्ठियां गर्म होने लगी।
कुंवर साहब के हवाली मवाली रात दिन घेरे रहते, मानो दामाद ससुराल आ गया हो। एक दिन सुबह के समय कुंवर साहब की माता आकर नईम के सामने हाथ बांध कर खड़ी हो गई। नईम लेटा हुआ हुक्का पी रहा था। तप, संयम और वैधव्य की यह तेजस्वी प्रतिमा देखकर उठ बैठा। रानी उसकी ओर ममता पूर्ण दृष्टि से देखती हुई बोली, हुजूर, मेरे बेटे की जिंदगी आपके हाथ में है। अब आप ही उसके भाग्य विधाता हैं। आपको उसकी माता की सौगंध है जिसके आप सुयोग्य पुत्र हैं। मेरे लाल की रक्षा कीजिए। मैं तन मन धन आपके चरणों पर अर्पण करती हूँ। स्वार्थ ने दया के संयोग से नईम को पूर्ण रीति से वशीभूत कर लिया। उन्हीं दिनों कैलाश नईम से मिलने आया। दोनों दोस्त बड़े तपाक से गले मिले। नईम ने बातों बातों में संपूर्ण वृत्तांत कह सुनाया और कैलाश पर अपने कृत्यों का औचित्य सिद्ध करना चाहा। कैलाश ने कहा, मेरे विचार से पाप सदैव पाप है, चाहे वह किसी आवरण में छिपा हो। नईम, और मेरा विचार है, अगर गुनाह से किसी की जान बचती हो तो वह ऐन सवाब है। कुंवर अभी नौजवान व्यक्ति हैं, बहुत ही होनहार, बुद्धिमान, उदार और सहृदय। आप उनसे मिले तो खुश हो जाएं। उनका स्वभाव बहुत विनम्र है। मैनेजर, जो यथार्थ में दुष्ट प्रकृति का व्यक्ति था, बरबस कुंवर साहब को परेशान किया करता था, यहाँ तक कि एक मोटर कार के लिए रुपए ना स्वीकार किए, ना सिफारिश की। मैं यह नहीं कहता कि कुंवर साहब का यह कार्य स्तुत्य है, लेकिन बहस यह है कि उनको अपराधी साबित करके उन्हें काले पानी की हवा खिलाई जाए या निरपराध सिद्ध करके उनके प्राण की रक्षा की जाए। और भाई, तुमसे तो कोई पर्दा नहीं है, पूरे 20,000 रुपए की थैली है। बस मुझे अपनी रिपोर्ट में यह लिख देना होगा कि व्यक्तिगत वैमनस्य के कारण यह दुर्घटना हुई है। राजा साहब का इससे कोई संपर्क नहीं। जो शहादतें मिल सकी उन्हें मैंने गायब कर दिया। मुझे इस कार्य के लिए नियुक्त करने में अधिकारियों की मसलहत थी। कुंवर साहब हिंदू हैं, अतः किसी हिंदू कर्मचारी को नियुक्त न करके जिलाधिकारी ने यह भार मेरे सिर पर रखा। यह सांप्रदायिक विरोध मुझे निष्पृह सिद्ध करने के लिए काफी है। मैंने 2-4 अवसरों पर कुछ तो हुक्काम की प्रेरणा से और कुछ स्वेच्छा से मुसलमानों के साथ पक्षपात किया, जिसे यह विख्यात हो गया है कि मैं हिंदुओं का कट्टर दुश्मन हूँ। हिंदू लोग तो मुझे पक्षपात का पुतला समझते हैं। यह भ्रम मुझे आक्षेपों से बचाने के लिए काफी है। बताओ, मैं भाग्यशाली हूँ कि नहीं? कैलाश, यदि कहीं बात खुल गई तो? नईम बोला, तो यह मेरी समझ का फेर, मेरे अनुसंधान का दोष, मानव प्रकृति के एक अटल नियम का उज्जवल उदाहरण होगा। मैं कोई सर्वज्ञ तो हूँ नहीं। मेरी नीयत पर आँच न आने पाएगी। मुझ पर रिश्वत लेने का शक न हो सकेगा। आप उसके व्यवहारिक कोण पर ना जाइए, केवल इसके नैतिक कोण पर दृष्टि रखिएगा। यह कार्य नीति के अनुकूल है या नहीं, आध्यात्मिक सिद्धांतों को ना खींच लाइएगा, केवल नीति के सिद्धांतों से इसकी विवेचना कीजिए। कैलाश, इसका एक अनिवार्य फल यह है कि दूसरे धनिकों को भी ऐसे दुष्कृत्यों की उत्तेजना मिलेगी। धन से बड़े बड़े पापों पर आवरण पड़ सकता है। इस विचार के फैलने का फल कितना घातक होगा, इसका आप स्वयं अनुमान कर सकते हैं। नहीं जी नहीं, मैं यह अनुमान नहीं कर सकता। रिश्वत अभी भी 90% अभियोगों पर आवरण डालती है। फिर भी पाप का भय प्रत्येक हृदय में है। दोनों मित्रों में देर तक इस विषय पर तर्क वितर्क होता रहा, लेकिन कैलाश का न्याय विचार नईम के हास्य और व्यंग से पेश न पा सका। विष्णुपुर के हत्याकांड पर समाचार पत्रों में कटु आलोचना होने लगी। सभी पत्र एक स्वर से राय साहब को ही लंछित करते और गवर्नमेंट को राज साहब से अनुचित पक्षपात करने का दोष भी लगाते थे, लेकिन इसके साथ यह भी लिख देते थे कि अभी यह अभियोग विचाराधीन है, इसीलिए इस पर टीका नहीं की जा सकती। मिर्जा नईम साहब ने अपनी खोज को सत्य का रूप देने के लिए पूरा 1 माह व्यतीत किया। जब इसकी रिपोर्ट प्रकाशित हुई तो राजनीतिक क्षेत्र में विप्लव मच गया। जनता के संदेह की पुष्टि हो गई। कैलाश के सामने अब एक समस्या उपस्थित हुई। अभी तक उसने इस विषय पर एकमात्र चुप्पी साध रखी थी। वह यह निश्चय न कर सकता था कि क्या लिखूं। गवर्नमेंट का पक्ष लेना अपनी अंतरात्मा को पद्दलित करना था, आत्म स्वातंत्र का बलिदान करना था, पर मौन रहना और भी अपमानजनक था। अंत को जब सहयोगियों में 2-4 ने उसके लिए तटस्थ रहना असह्य हो गया, उसके वैयक्तिक तथा जातीय कर्तव्य में घोर युद्ध होने लगा।
उस मैत्री को जिसके अंकुर 25 वर्ष पहले हृदय में अंकुरित हुए थे और अब जो एक सघन विशाल वृक्ष का रूप धारण कर चुकी थी। हृदय से निकलना, हृदय को चीरना था। वह मित्र जो उसके दुख से दुखी और सुख से सुखी होता था, जिसका हृदय उसकी नित्य सहायता के लिए तत्पर रहता था, जिसके घर में जाकर वह अपनी चिंताओं को भूल जाता था, जिसके प्रेमालिंगन से वह अपने कष्टों को विसर्जित कर दिया करता था, जिसके देखने मात्र से ही उसे आश्वासन, दृढ़ता और मनोबल प्राप्त होता था, उसी मित्र की जड़ खोदनी पड़ेगी। वह बुरी साइड थी जब मैंने संपादकीय क्षेत्र में पदार्पण किया, नहीं तो आज इस धर्म संकट में पड़ता है क्यों। कितना घोर विश्वासघात होगा। विश्वास मैत्री का मुख्य अंग है। नईम ने मुझे अपना विश्वास पात्र बनाया, मुझसे कभी पर्दा नहीं रखा। उसके उन गुप्त रहस्यों को प्रकाश में लाना उसके प्रति घोर अन्याय होगा। नहीं, मैं मैत्री को कलंकित ना करूंगा, उसकी निर्मल कीर्ति पर धब्बा ना लगाऊंगा, मैत्री पर वज्रघात ना करूंगा। भगवान वह दिन ना लाए कि मेरे हाथों नईम का कोई अहित हो। मुझे पूरा विश्वास है कि यदि मुझ पर कोई मुसीबत पड़े तो नईम मेरे लिए जान तक देने को तैयार हो जाएगा। उसी मित्र को मैं दुनिया के सामने अपमानित करूं, उसकी गर्दन पर कुठार चलाऊं। भगवान मुझे वह दिन ना दिखाए। लेकिन जातीय कर्तव्य का पक्ष भी निरस्त्र ना रह सका। पत्र का संपादक परंपरागत नियमों के अनुसार जाति का सेवक है। वह जो कुछ देखता है जाति को विशाल दृष्टि से देखता है। वह जो कुछ विचार करता है उस पर भी जातीयता की छाप लगी होती है। नित्य जाति के विस्तृत विचार क्षेत्र में विचरण करते रहने से व्यक्ति का महत्व दृष्टि में अत्यंत संकीर्ण हो जाता है। वह व्यक्ति को क्षुद्र, तुच्छ, नगण्य कहने लगता है। व्यक्ति को जाति पर कुर्बान कर देना उसकी नीति का पहला अंग है। यहाँ तक कि बहुधा अपने स्वार्थ को भी जाति पर वार देता है। उसकी जिंदगी का महान लक्ष्य महान आत्माओं का अनुगामी होता है, जिन्होंने राष्ट्रों का निर्माण किया। उनकी कीर्ति अमर हो गई। जो दलित राष्ट्रों की उद्धारक हो गई, वह यथाशक्ति कोई कार्य ऐसा नहीं कर सकता जिससे उसके पूर्वजों की उज्जवल वीरतावली में कालिमा लगने का भय हो। कैलाश राजनीतिक क्षेत्र में बहुत कुछ कीर्ति और गौरव प्राप्त कर चुका था। उसकी संपत्ति आदर की दृष्टि से देखी जाती थी। उसके निर्भीक विचारों ने, उसकी निष्पक्ष टीकाओं ने उसे संपादक मंडली का प्रमुख नेता बना दिया था। अतएव इस अवसर पर मैत्री का निर्वाह केवल उसकी नीति और आदर्श ही के विरुद्ध नहीं, उसके मनोगत भावों के खिलाफ थी। इसमें उसका अपमान था, आत्मपतन था, भीरुता थी। वह कर्तव्य पथ से विमुख होना और राजनीतिक क्षेत्र में सदैव के लिए बहिष्कृत हो जाना चाहता था। एक व्यक्ति की, चाहे वह मेरे कितना ही आत्मीय क्यों ना हो, राष्ट्र के सामने क्या हस्ती है। नईम के बनने या बिगड़ने से राष्ट्र पर कोई असर ना पड़ेगा, लेकिन शासन की निरंकुशता और अत्याचार पर पर्दा डालने पर राष्ट्र के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। उसे इसकी चिंता न थी कि मेरी आलोचना का प्रत्यक्ष कोई प्रमाण होगा या नहीं। संपादक की दृष्टि में अपनी सम्मति सिंहनाद के भांति प्रतीत होती है। मेरी लेखनी शासन को कंपायमान कर देगी, विश्व को हिला देगी। शायद सारी दुनिया मेरी कलम की सरसराहट से थर्रा उठेगी। मेरे विचार प्रकट होते ही युगांतर उपस्थित कर देंगे। नईम मेरा मित्र है, किंतु राष्ट्र मेरे इष्ट है। मित्र के पद की रक्षा के लिए क्या अपने इष्ट पर प्राणाघात करूं? कई दिनों तक कैलाश के व्यक्तिगत और संपादक के कर्तव्य में संघर्ष होता रहा। अंत को जाति ने व्यक्ति को परास्त कर दिया। उसने निश्चय किया कि मैं इस रहस्य का यथार्थ स्वरूप दिखा दूंगा। शासन के अनुत्तरदायित्व को जनता के सामने खोलकर रख दूंगा। शासन विभाग के कर्मचारियों की स्वार्थ लोलुपता का नमूना दिखा दूंगा। दुनिया को दिखा दूंगा कि सरकार किनकी आंखों से देखती है, किनके कानों से सुनती है। उसकी अक्षमता, उसकी अयोग्यता और दुर्बलता को प्रमाणित करने का इससे बढ़कर कौन सा उदाहरण मिल सकता है। नहीं, मेरा मित्र है तो हो, जाति के सामने वह क्या चीज है। उसकी हानि के भय से मैं राष्ट्रीय कर्तव्य से क्यों मुंह फेरूं, अपनी आत्मा को क्यों गंदा करूं, अपनी आजादी को क्यों कलंकित करूं। आह, जान से प्यारे नहीं, मुझे माफ करना। आज तुम जैसे मित्र रत्न को मैंने अपने कर्तव्य की बेदी पर बलि चढ़ाता हूँ, मगर तुम्हारे स्थान पर यदि मेरा पुत्र होता तो उसे भी कर्तव्य की बलि बेदी पर अवश्य भेंट कर देता।